हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल क्या होती है और क्यों रिसीव होती है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये मुझे आता है इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट सेक्शन में भी। तो आज इसी के ऊपर ही बात करने लगी हूँ कि नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन की ईमेल, जैसे एनएसएफ ईमेल भी बोलते हैं, वो क्यों आती है और क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर आपको ये ईमेल रिसीव हुई है तो इसका आप क्या मतलब ले सकते हैं। तो देखें, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो यूके के लिए तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोगों को 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद एक ईमेल रिसीव होता है यूकेवीआई की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि आपकी एप्लीकेशन नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसको प्रोसेस करने में हमें ज़्यादा दिन लगेंगे। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि हमें ये ईमेल आ गई है तो पता नहीं हमारा वीज़ा रिजेक्ट होने लगा है। तो देखें, इसका स्ट्रेट अवे मतलब आप ये मत लें कि एनएसएफ ईमेल अगर आपको आ गई है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने लगा है। ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको ये ईमेल आ सकती है। नंबर 1 वजह उसमें ये होती है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं या वेरीफाई नहीं हो पा रहे। यानी कि जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, तो या तो स्कैनिंग में कोई इशू आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से अपलोड करते हैं तो उनसे बाज़ दफ़ा स्कैनिंग का फॉर्मेट सही नहीं है, स्कैन सही नहीं हुआ, तो आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, या उनका स्कैन ठीक नहीं होता तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंसिडर नहीं कर रहे होते। तो या तो कोई ऐसा आपका स्कैनिंग का इशू हो सकता है। नंबर 2 ये हो सकता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना ही भूल गए हो, ठीक है, तो इसलिए भी आपको नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करने की कोशिश करें और आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा या स्कैनिंग में कोई इशू होगा तो नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के अंदर ही या तो वो लिख देते हैं या वो आपको एक साथ में अलग से ईमेल भेजेंगे कि ये चीज़ें आपकी मिसिंग हैं, और आपको एक वो डेट दे देंगे। यूजुअली 10 दिन का वो टाइम देते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आप हमें अपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजें जो कि आपके मिसिंग हैं, ताकि आपका वीज़ा प्रोसेस किया जाए। अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं भेजेंगे तो हम आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे। पहला रीज़न तो हो गया ये। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट सारे अटैच कर दिए लेकिन कोई आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा और वो उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे कि आपका कैश लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस का लेटर, आपकी डिग्रीज, कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी जो कि वो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो। अब इसमें उन तमाम लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि जेन्युइन है, जिन्होंने जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जिनके फंड्स उनके बैंक में मौजूद हैं, कोई किसी किस्म का उन्होंने 2 नंबर काम नहीं किया, उन्हें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा ओरिजिनल स्टूडेंट्स भी जो होते हैं, जिन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, वो भी अपने ही किसी गलती की वजह से इसकी जद में आ जाते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है ताकि आपको एनएसएफ ईमेल रिसीव ना हो। ठीक है जी। तो अगर आपकी कोई भी किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ले रही होगी तो भी आपको एनएसएफ ईमेल आएगा। तीसरी वजह ये होती है कि क्योंकि एप्लीकेशंस का लोड बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर तो यही दिया होता है कि 3 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, स्टडी वीज़ा, यानी कि 15 से 20 वर्किंग डेज में सैटरडे संडे और कोई भी पब्लिक बैंक हॉलीडे जो कि यूके में आता है वो काउंट नहीं होता, ठीक है। तो उसके अलावा निकाल के मंडे टू फ्राइडे आप काउंट कर सकते हो। यूजुअली 3 से 4 हफ्ते में आपका वीज़ा आता है, लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपको एक एनएसएफ ईमेल भेज देते हैं जस्ट टू लेट यू नो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और इसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें लग सकता है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हों कि आपका वीज़ा थोड़ा सा डिले से आएगा। एक और वजह जो इसमें होती है वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मना करती हूँ कि अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी मत लें। दिस इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टडी वीज़ा में आप हमेशा याद रखें कि एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, ठीक है। वो या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं या वो आपके कैश लेटर को वेरीफाई कर रहे होते हैं, और ये हर केस में वो करते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपका वीज़ा 90% ऑफ द टाइम्स जब आप प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी लगाते हो तो आपका वीज़ा कभी भी 5 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं आता, जो कि प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी का टाइम फ्रेम है। आपका वीज़ा हमेशा वही 15 से 20 नॉर्मल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम फ्रेम में ही आएगा। इसलिए
पैसे वेस्ट करने वाली बात है। जब आप प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी लगाते हो और आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चल रही होती है, तब भी आपको NSF ईमेल आता है, जिसके अंदर घबराने की कोई बात नहीं है। एक और वजह जिसकी वजह से NSF ईमेल आता है वो है कि जब एम्बेसी ने आपका इंटरव्यू कॉल करना हो, तो ये भी वजह हो सकती है कि वो आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, दैट्स वाई उन्होंने आपको NSF ईमेल भेजा है। और NSF ईमेल आने के मे बी 2-3-4 दिन के बाद या एक हफ्ते के दौरान आपको इंटरव्यू की ईमेल आ जाए। तो इस सूरत में भी क्योंकि आपके प्रोसेसिंग में डिले आएगा, 15 से 20 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा आपके वीज़ा को प्रोसेस होने में, आपका इंटरव्यू होना है, फिर वो असेस होगा, फिर आपका वीज़ा लगेगा या रिजेक्ट होगा, जो भी है। तो इस वजह से भी आपको NSF का ईमेल आता है। ठीक है, ये बहुत सारी वजूहात हैं। इसके बाद एक और वजह ये भी हो सकती है, एक किसी ने मेरे वीडियो पर किसी भाई ने कमेंट किया था कि मुझे NSF की ईमेल आई और उसके बाद मेरा वीज़ा रिजेक्शन आ गया। तो दैट मीन्स कि जब आपको NSF ईमेल आए तो रिजेक्शन ही होती है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत कॉमन हो गया है अब नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन की ईमेल आना, लेकिन चांसेस मौजूद रहते हैं कि आपको NSF की ईमेल आई और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम निकला और उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये चांस हमेशा मौजूद रहता है। एक और वजह NSF ईमेल आने की ये होती है कि आपने जानबूझ के अपनी एप्लीकेशन को कॉम्प्लिकेट बनाया और वो वेरीफाई नहीं हो पाई। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि हमेशा स्टूडेंट्स को मैं ये बात रिकमेंड करती हूँ कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो हमेशा जो मेन एप्लीकेंट है यानी कि जो स्टूडेंट है, सारे के सारे फंड्स एक अकाउंट में रखें, जो कि एक सिंगल एक बंदे के नाम पर अकाउंट हो, मेन एप्लीकेंट के नाम पर एक अकाउंट हो, कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, सिंगल अकाउंट हो जिसके अंदर स्टूडेंट के और अगर उसके साथ कोई डिपेंडेंट है तो सबके फंड्स उसी एक मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में होने चाहिए, टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू एंड फॉर योर वीज़ा ऑफिसर एज वेल। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट्स की हम स्टेटमेंट्स अटैच करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रोब पड़ेगा या इंप्रेशन पड़ेगा और हमारा काम जल्दी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप अपना केस बिगाड़ लेते हैं। स्टूडेंट्स बहुत कॉमन है 3 से 4 बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स लगाते हैं जिसमें उन्होंने थोड़े थोड़े फंड्स रखे होते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन आपकी लाजमी होती है, बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन आजकल जो प्रोसेसिंग चल रही है उसमें लाजमी है। अब अगर आपने 4 बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स लगाई और उसमें से कोई 2 की आपकी वेरीफाई नहीं हो पाई, उन्होंने बैंक को कॉल किया या ईमेल किया और बैंक ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया अच्छे तरीके से, तो वो आपको इनसफिशिएंट फंड्स का आपके ऊपर आपका रीज़न लगाकर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे कि आपके फंड्स वेरीफाई नहीं हो पाए, इनसफिशिएंट फंड्स होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बाज़ दफ़ा कैश लेटर में इशू आ जाता है कि आपने अपना कैश लेटर सही से नहीं पढ़ा, उसके अंदर आपका नाम गलत है, आपका एड्रेस गलत है, आपका कोर्स का ड्यूरेशन गलत लिखा हुआ है और आपका वीज़ा की जो लिमिट होती है वो उस हिसाब से चेंज हो जाती है, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका कैश पे नाम मैच नहीं करा, जिस बंदे ने हमें वीज़ा एप्लीकेशन दी है और जिसके नाम का कैश है ये डिफरेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं जिन पे आपने ध्यान देना होता है, जिसकी वजह से आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग में डिले भी आ सकता है और खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के कुछ वजूहात बताई हैं, कुछ रीजंस बताए हैं, कुछ मीनिंग्स बताए हैं कि इसकी क्या मीनिंग हो सकता है, और आपको ताकि एक तसल्ली मिले कि नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड का हमेशा मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने लगा है, लेकिन ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हेन फाइलिंग योर वीज़ा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू जिन जिन के भी वीज़ाज आने वाले हैं, एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और भी आपके जो फ्रेंड्स यूके आ रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ। डू लाइक एंड शेयर my content, do subscribe to my channel, and I will see you guys very soon in another video. Bye.